गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, क्या हाल है आप सभी के। देखो भाई लोगों, आज हम आगे जो हमने प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किया था उसके आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने देखा, उसके अंदर फिर अपन ने दर्पण देखा, चिन्ह परिपाटी को हमने समझा। फिर उसके बाद हमने कि जो दर्पण के अंदर जो हमारी प्रकाश की किरणें जो आएंगी किस किस कंडीशन में आ सकती हैं, बहुत सारी कंडीशन देखी। फिर हमने आर और एफ के बीच में जो रिलेशन देखा तो वो रिलेशन को पढ़ा। आज हम जो नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन ही दर्पण समीकरण। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, हम इसको देखना है हमें कि ये क्या होगा। तो देखो, दर्पण समीकरण को निकालने के लिए या फिर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण समीकरण को ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से बात आ जाए, या फिर आपने ये पूछ ले कि प्रूफ कीजिए ये कुछ भी आ सकता है, इन दोनों में से कह सकता है, या फिर ये से कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है दर्पण समीकरण निकालिए, या फिर आपसे कह सकता है कि प्रकाश के परावर्तन को दर्पण समीकरण निकाल के ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इन चीजों को आपसे वो पूछ सकता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं एक मिरर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये एक हमने मिरर लिया। अब ये हमारी पॉलिश वाले बाहर वाली पृष्ठ होती है, तो ये जो बाहर वाले पृष्ठ है जो उभरी हुई है, जो चिकनी हुई, ये इससे क्या पता लग रहा है, ये हमारे पास कौन सा दर्पण आ गया, ये हमारे पास आ गया अवतल दर्पणी कॉन्केव मिरर। ये हमारा क्या आ गया भाई, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण आ गई है, हमने इसका मुख्य अक्ष बना लिया। ये हमारा पोल होता है, आपको मालूम है, पोल मीन्स ध्रुव। ये हमारा पी यानी कि पोल हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई हमारी जो इंसिडेंट है, यानी कि जो आपतित किरण होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट है या हमारी कोई वस्तु है जिसको हमने नाम दे रखा है ए, और इसको नाम दे दिया हमने बी। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसको हम कहते हैं वस्तु। यहाँ से हमारी ये लाइट की रे इस प्रकार से निकल गई, ये हमारी लाइट की रे निकल गई। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं पॉइंट एन, इसको हमने पॉइंट एन नाम ले लिया। अब यहाँ से जैसे इस प्रकार से दर्पण पर ज़्यादा गिरती है तो आपको मालूम है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस निकलेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये जिस पॉइंट से निकलती है ये हमारा मुख्य फोकस होता है, जाकर जिसको कैपिटल एफ से छोड़ दिया जाता है। सीधी सी बात है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा गैस हो गया। अब एक और यहाँ से एक और प्रकाश की तरह निकलेगी और जो सीधे जाएगी हमारे पोल पर। ठीक है, अभी जैसे हमारे पोल पर जाकर रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगा कि आपको मालूम है कि नीचे की तरफ निकलेगी हमारी, यहाँ निकल गई। अब ये जैसे ही हमारी जो निकलती है तो यहाँ पर देखो ये दोनों चीज यहाँ पर काटेगी हमारी कटान पर, और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर हमारा एक इमेज यानी कि एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये हमारा कहना सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं पॉइंट एन से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ओ। ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये 90 डिग्री समकोण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समकोण। हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है जी। अब देखिए, अब अपन को एक कहानी मालूम है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है हमारी। अब इस वस्तु की जो दर्पण से हम दूरी मानते हैं, किसकी मानते हैं, यू मानते हैं। जो रिफ्लेक्ट यानी जो हमारी इमेज बनेगी, जो दर्पण बनेगा, उस दर्पण की हम दर्पण की दूरी क्या मानते हैं, उस इमेज की प्रतिबिंब की वी मानते हैं, ये मालूम है। और जो हमारा मुख्य फोकस होता है उसकी दूसरी दूरी हम मानते हैं कितनी, स्मॉल एस।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इसको जान लीजिए, जो जानते बिल्कुल कि ये हमारा जो पॉइंट O है, हमने M से ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब डाला है। अब बेटा जान लीजिए कि जो P होता है, अगर P क्या होता है, पोल होता है, यानी ध्रुव होता है। ये जो O होता है, ये इसके बहुत पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो O है, इस O को P मान सकते हैं या P को O मान सकते हैं। तो इस प्रकार से माना जा सकता है, किसी प्रकार से। अब जैसे कि ये जो हमारी रे है, इस रे को हम O तक भी ले सकते हैं और O से इसको वापस को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि O को हमने क्या मान लिया है, क्या मान लिया, O को हमने ध्रुव यानी कि पोल का काम करेगा। तो हमारा O यानी कि इस लाइन को हम P को यहाँ पर O पर भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ लो इस बात को ध्यान देना कि ये जो हमारा O है, इस O को मैं क्या मान रहा हूँ, P मान रहा हूँ, क्योंकि ये इसके बहुत ज़्यादा क्या पास स्थित होता है। इसलिए हम समीकरण को सॉल्व करने के लिए इन P और O इन दोनों को क्या मान लेंगे, हम सेम मान लेंगे। सिंपल सी बात है। अब मुझे क्या निकालना है, मिरर इक्वेशन निकाल के देनी है। इस मिरर इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। अब अपन को जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा होगा A डैश B डैश है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। देखिए A डैश B डैश है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल A डैश B डैश है एंड देखिए A डैश B डैश है। देखिए आप सबको दूसरा मैं ले रहा हूँ O एंड S, देख रहा है सबको O एंड S, दो ट्रायंगल ले हैं। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान देना, कंफ्यूजन मत करना कि मैंने जो ये रे है, ये पोल वाले लिए, आप चाहो तो इससे दूसरी रे ले सकते हैं, बल्कि कौन सी वाली कि जो लाइट की जो प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से आए और सीधे वापस निकल गए। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र को मान लेते हैं कि हमारा वक्रता केंद्र है ये। अगर आप वक्रता केंद्र निकालोगे तब भी इसको भी कर सकते हैं, चार तीनों में ले सकते हो, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला अपने पास। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एरिया मैंने A डैश B डैश है एंड O F है, ये रहा हमारा एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये रहा O F है। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ पर एक हम थ्योरम लिख लेंगे कि अपने पास एक होती है समरूपता की प्रमेय। आपको मालूम होगा कि कैसे ये यूज में आएगी कि चूंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है कहते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। सिंपल सी बात है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें इनकी अनुपातिक जो भुजाएं होती है और इनके संगत कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः इसमें लिख देता हूं मैं, अतः इनकी अनुपातिक भुजाएं व संगत कोण समान होंगे। सिंपल सी बात है, समान होंगे नहीं होंगे ये। अब देखो इसमें लिख रहे हैं हम समरूपता के नियम से, अगर मैं लिखता हूँ A डैश B डैश साइन A डैश B डैश, इसमें क्या जाएगा MO आ रहा है, नहीं आ रहा, A डैश B डैश अपॉन MO। अब ये ले लेता हूँ A डैश S अपॉन, इधर क्या जाएगा FO। दिख रहा है ये सबको, कोई समस्या है इसमें किसी प्रकार की? ठीक, आगे चले। अब हम क्या करें, A डैश B डैश ही हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो AB है, AB को मैं MO के बराबर लिख सकता हूँ, AB और ये हमारा MO लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं हम AB इक्वल टू MO, जैसे MO की जगह क्या लिखेंगे, AB से एक्सप्रेशन बनी A डैश B डैश अपॉन AB बराबर A डैश डैश अपॉन MO, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, कोई समस्या बेटा इसमें? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे ये ट्रायंगल हो गए। अब हम हमारे दूसरे और ट्रायंगल उठाते हैं। इसमें अभी हम बता पूरा बड़ा वाला A डैश B डैश P, दिख रहा है सबको, A डैश B डैश P।
या फिर देखो पहले क्या बात था अभी कि ये जो ए डैश बी डैश वो भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये जो इसको यहाँ तक ले सकते हैं और इसको यहाँ तक ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं इस ट्रायंगल को ए डैश बी डैश ओ भी कह सकता हूँ या ए डैश बी डैश सी भी कह सकता हूँ। तो अभी मैं इसको ए डैश बी डैश सी कह रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको क्या कह सकता हूँ मैं, ए बी ओ भी कह सकता हूँ या फिर ए बी सी भी कह रहा हूँ। सिंपल है। तो अपन क्यों ये जो पी ओ होगा वो पी की बेस बनेगा, पी की जैसे। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कोई समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज है तो इन दोनों में क्या होगा, कोई समरूपता का नियम फॉलो होगा या नहीं होगा इन दोनों त्रिभुजों में। तो इसी प्रकार अपन क्या कहेंगे कि वही अनुपाती भुजाएं क्या होंगी भाई, समान होंगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे बताओ, ए डैश बी डैश वाले में कि ए डैश बी डैश अपॉन क्या कह देंगे अपन, ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। कह दिया हमने कि ये हमारा ए डैश बी डैश वाला हो गया ये, और उधर ए बी निकल गया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ए डैश पी, ए डैश पी अपॉन ए बी। कह सकते नहीं कह सकते, कोई समस्या है इसमें। अब देखो इसमें किसी की वैल्यू अपन को अगर करनी पड़ेगी तो देखेंगे बाद में। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आई है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इन दोनों को अपन को करना है, सोल्व करना है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू खत्म, ये आ जाएगा मेरे पास ए डैश एक्स अपॉन एक्स ओ इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। आया कि नहीं आया? अब इसमें से देखो किस किस की वैल्यू अपने पास है और किस किस की वैल्यू अपने पास नहीं है। देखो डायग्राम में दिख जाएगा आपको। अब ए डैश एक्स की अगर मैं वैल्यू चाहूँ, ए डैश एक्स की वैल्यू है सिंगल नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ए डैश से सी तक की वैल्यू है बी। तो मैं ए डैश है और ये भी है मेरे पास एफ से सी तक की वैल्यू है एफ। तो मैं क्या लिखता हूँ, बी माइनस एफ लिख सकता हूँ। बच्चा बताओ इस पूरे में से इसको घटा दूंगा, ये वैल्यू आएगी मिलेगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ बी माइनस स्मॉल एफ है, ध्यान रखना, बी माइनस स्मॉल एफ अपॉन क्या है एफ ओ। एफ ओ की वैल्यू क्या है मेरे पास, और ये फोर है एक वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या जाएगी स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ आ गया इक्वल टू ए डैश बी की वैल्यू देखो अपने पास, ए डैश बी की वैल्यू बी है, सिंपल है। तो बी अपॉन अब ए बी की वैल्यू देखो, ए से बी तक वस्तु से दर्पण की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी बी, ये क्या देंगे बी अपॉन यू। आई के लिए यहाँ तक इसमें कोई समस्या है आप में से किसी को? v माइनस एफ अपॉन एफ बराबर v अपॉन यू अपने पास आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, अपना अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, v u और s कितना आ जाते हैं, नेगेटिव वे में आएंगे। इन सब की अगर हम वैल्यू रखेंगे कि नेगेटिव फॉर्म में आए, तो देखो इसको इस प्रकार से समझिए। अब आप इसे थोड़ा सा हम आगे देते हैं जिसका आपको क्लियर दिखे। हाँ देखिए ये क्या देंगे, वैल्यू को हम माइनस लेंगे कि v माइनस v माइनस से क्या जाएगा माइनस एफ अपॉन माइनस एफ इक्वल टू माइनस v अपॉन माइनस यू, ठीक है। ये आ गया, इधर देखिए माइनस से v माइनस माइनस प्लस एफ अपॉन एफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v अपॉन यू। कोई इसमें समस्या है? इस प्रकार की चीज़ आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिसमें आपको क्लियर रहे बातें। इसको बता दें अगर आप कहो तो देखिए ये आ गया अपने पास इक्वेशन। अब अपने पास फाइनल इक्वेशन ये वाली आ चुकी है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या है अपने पास, देखो कि माइनस v
प्लस एफ अपॉन एफ इक्वल टू वी अपॉन यू। इस प्रकार से अपने पास फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई माइनस वी अपॉन एफ और ये चीजें हो गई। ठीक है, अब हम क्या करें, मैं एफ में डिवाइड कर देता हूँ तो माइनस वी अपॉन एफ प्लस एफ वन हो जाएगा इक्वल टू वी अपॉन यू। एक उधर देखो माइनस वी अपॉन एफ बराबर वी अपॉन यू माइनस वन। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है भाई हो तो आप बता सकते हो अभी भी। माइनस थ्री और ये इस प्रकार से काम करता है। अच्छा ये इधर माइनस और है, माइनस ये ठीक है ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा आपको में प्लस तो हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, अब अपन कह सकते हैं कि वी अपॉन यू माइनस वी अपॉन एफ। इस प्रकार से वैल्यू बन सकती है अपन की आगे कि माइनस के वी अपॉन एफ आ गया। यहाँ से जब ये माइनस प्लस होगा ये माइनस आ जाएगा और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको चेंज करके लिख सकते हैं वन के फॉर्म में कि वन इक्वल टू वी अपॉन एफ माइनस वी अपॉन यू लिख सकते हैं। इससे अपन प्रक्षांतरण करके इसको अब देखिए, अब हम क्या करें, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो वी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है दोनों में से, तो इन दोनों में हम क्या करें वी कॉमन ले लेते हैं। तो वी कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन। बच्चा कि नहीं बच्चा ये आ गया। अब देखो अब क्या करें अपन इसको v को यहाँ नीचे भेज सकते हैं अपन आराम से। तो यहाँ v को इधर भेज देंगे अपन, तो क्या बनेगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन वी। यू इसको इधर भेज दो, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी एंड दिस इज योर मिरर इक्वेशन। आएगा नहीं आएगा दर्पण समीकरण, और ये दर्पण समीकरण हमारा किसके लिए निकला है, अवतल दर्पण के लिए और कॉन्केव मिरर को कॉन्केव मिरर। इसमें कोई दिक्कत है आपको किसी को, आराम से इसको अपन समझ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर के लिए क्या इक्वेशन निकल रही है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अगर हम इसको किसके लिए रहे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हमको लेना है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ जाएगी आपके पास यहाँ पर है कि कॉन्केव मिरर के लिए अगर अपन को इसको लेना है तो कॉन्केव मिरर की लिए आ जाएगी। देखो इसमें कुछ नहीं, कॉन्केव मिरर में क्या हो जाएगा, हमारे चिन्ह परिपाटी रखा है कॉन्टिनेंट का वो चेंज हो जाएगा, हो जाएगा वन अपॉन, देखो फॉर्मूला तो वही है बस इसका माइनस से चेंज हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है हमारी कॉन्वेक्स मिरर की। ये किसके लिए, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण के लिए, और ये किसके लिए, कॉन्केव यानी कि अवतल दर्पण के लिए। कोई समझता है इसमें किसी को? तो देखिए हमारी ये रे ऑप्टिक्स चल रही है, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन भी देख लिया। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्शन वाली सारी बातें खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन मीन्स अपवर्तन की बातें करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। जब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। इस डायग्राम को जरूर ध्यान देना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपका इसमें बोर्ड वाली जो हमारी एग्जाम रही थी वो राजस्थान बोर्ड की या स्टेट बोर्ड जो भी होता है, स्टेट बोर्ड में हमारा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर देते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है ना, आगे की कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।